स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर जो ट्रेन एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि आप देखिए कि ऐसा जो कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट है उसके अंदर ह्यूमन लाइफ है उसका लॉस आपको देखने के लिए मिलता है। रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी डैमेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव यही है कि इंडियन रेलवे को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जा सके, और उस मॉडर्नाइजेशन के अंदर आप देखिए कि जो रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जो आपको आउटडेटेड समय के जो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट समय में जो रेलवे है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। रेलवे का जो स्पीड है वो भी चेंज हो चुका है उस वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चेंज किया जाएगा रेलवे सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो आपको एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए जिसके द्वारा रेलवे का जो कम्प्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलवे बोर्ड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रेलवे बोर्ड, जिसके द्वारा यहाँ पे कम्प्लीटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे रिफॉर्म करने के रिगार्डिंग में। रेलवे बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए 1905 के समय उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ब्रिटिश एरा के समय में। जैसे हमारी जो इंडियन रेलवे है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब है स्टूडेंट? 1853 के समय में हमारी जो फर्स्ट रेलवे है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए मुंबई से थाने के लिए पहली जो ट्रेन है वो चलाई गई थी। उस आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि उस समय में हमारे जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे जब मुंबई से थाने के लिए जब हमारी जो फर्स्ट ट्रेन है वो चलाई गई थी उस समय में। क्योंकि आप देखिए 1857 का जो रिवोल्ट है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेंगे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। उससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे 1833 के एक्ट के थ्रू इंडिया का एक गवर्नर जनरल है उसको बनाया गया था। तो 1853 का जब ट्रेन चला था उस समय में गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उसी रेलवे के रिगार्डिंग में, जो रेलवे बोर्ड है जो 1905 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया, थॉमसन रॉबर्टसन नाम का कमेटी है। थॉमसन रॉबर्टसन नाम का जो कमेटी है जिसका रिकमेंडेशन के ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट में आया, जिसका मेन मोटिव यही था कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, उसको अपग्रेड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन रेलवे के बारे में, तो इंडियन रेलवे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे 4th नंबर के ऊपर है वर्ल्ड के अंदर में, जो एरिया इसके द्वारा कवर किया जाता है। अगर हम पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे आती है इंडिया का जो रेलवे है पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से, जो पैसेंजर्स कैरी किए जाते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यूएस और चाइना और रसिया का जो रेलवे है उसके बाद में इंडिया का रेलवे आपको 4th नंबर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। रेलवे की रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एक रेल बजट है वो भी आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1921 के समय जो रेल बजट है उसको सेपरेट किया गया था। रेलवे का जो सेपरेट बजट है वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया था। एक्वर्थी नाम की एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट में आती है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर में 1921 के समय जो रेल बजट है उसको सेपरेट किया गया जनरल बजट के साथ में। बाद में आप देखिए कि हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर भी ये जो प्रोसेस है, इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहा। अलायंस का जब गवर्नमेंट आया करता था, अलायंस का जब गवर्नमेंट इंडिया के अंदर फॉर्म हुआ तो उस समय में अलायंस का जो मेन अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी उसके लीडर को यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो दिया जाता था। मैक्सिमम अलायंस की गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि 2015 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे विवेक देबराय नाम का जो कमेटी है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया, जिसके अंदर जनरल बजट और जो रेलवे बजट है, जनरल बजट प्लस में रेलवे बजट है उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। रेलवे के रिगार्डिंग में जो सेपरेट प्रोविजंस है वो ही जनरल बजट के अंदर उसको काउंट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवे। रेलवे बोर्ड के बारे में हमने देखा, एक्वर्थी कमेटी के बारे में देखा। आपका होमवर्क क्या है? 1853 के समय जब फर्स्ट रेलवे चलाई गई थी इंडिया में मुंबई से थाने के लिए, तो उस रेलवे के समय में वहाँ पे हमारे वो जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे उसको आपको बताना है। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स रेलवे के रिगार्डिंग में, यहाँ पे अपग्रेड के बारे में हमने बात की थी कि रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। बट रेलवे के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो फ्राइट का जो कॉरिडोर है उनको भी सेपरेट डेवलप करने की बात की गई है। 2006 के समय जो हमारा फ्राइट के रिगार्डिंग में जो डेडिकेटेड एक कंपनी है उसको इस्टेब्लिश किया गया। वेस्टर्न साइड का जो फ्राइट कॉरिडोर है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया, ईस्टर्न साइड का जो फ्राइट कॉरिडोर है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है।
जो कम्प्लीटली जो हमारा गुड्स का मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में है। पैसेंजर का जो मूवमेंट है वो आपको सेपरेट देखने के लिए मिलता है, गुड्स का जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड है। तो आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो कॉरिडोर है उसके बारे में पता होना चाहिए। 2006 के समय डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के रिगार्डिंग में जो PSU है उसको क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवे बोर्ड, उनका जो यहाँ पे अपग्रेड करने की रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के बारे में है, केरल का जो कोची है उसके नियर बाई एरिया के अंदर में एक प्रेयर मीटिंग के दौरान वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वो टॉपिक वहाँ पे न्यूज है। प्रेयर मीटिंग किनका था इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसी के अंदर एक सेपरेट ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। सेपरेट ग्रुप के अगर हम बात करें तो उसका नाम है यो होवा, ये वो नाम उस ग्रुप का आपको नाम देखने के लिए मिलता है। यो होवा विटनेस है बेसिकली इनका नाम। और स्टूडेंट्स उस ग्रुप का जो मीटिंग है उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे ये जो ब्लास्ट है वो यहाँ पे कैरी आउट किया गया कुछ ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस ग्रुप के बारे में, ये वोहा नाम का जो ग्रुप है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको 19वीं सेंचुरी के समय देखने के लिए मिलेगा। 1870 के समय में एक पर्सन हुआ करते थे चार्ल्स रसेल। चार्ल्स रसेल नाम के जो पर्सन है, चार्ल्स रसेल नाम के जो पर्सन है उसके द्वारा इस ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस ग्रुप के अंदर आपको मेनली क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारा जो बाइबल है, बाइबल का जो इंटरप्रिटेशन है इनके द्वारा किया जाता है। इन पर्सन्स का एक यहाँ पे स्टैंड आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी भी ये वॉर के अंदर में जो डिफेंस फोर्सेज है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में इनका जो स्टैंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। योवोहा जो विटनेस ग्रुप है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इनके द्वारा इनका जो न्यूट्रल स्टैंड है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर ये बिलीव नहीं करते। इसी ग्रुप से रिगार्डिंग में एक पर्सन है जिन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है उसको यहाँ पे सिंग करने से मना किया था 1985 के समय में। उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है इन्हीं पर्सन्स के रिगार्डिंग में। तो आपको ये पता होना चाहिए ये हुआ विटनेस नाम का जो सेक्शन है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगेंस्ट द नेशन इनका कॉन्सेप्ट है, बाइबल का इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा किया जाता है, बट कोई भी प्रीस्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। न्यूट्रल इनका स्टैंड है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करना, डिफेंस फोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीस्टहुड आपको इनके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलता है। ये हुआ विटनेस ग्रुप के अंदर में जो 19वीं सेंचुरी में 1870 में इसको चार्ल्स रसेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अभी ब्लास्ट कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट्स? ब्लास्ट हुआ है कोची के अंदर में। अब आपको केरल का जो मैप है उसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे सदर्न पार्ट के अंदर केरल के अंदर जो केरल का कैपिटल है उसका डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता है त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम जो कैपिटल है सबसे साउथ के अंदर है केरल के अंदर में। आप देखिए कि केरल के अंदर कोची के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। आपको काफ़ी सारे ऐसे जो सिटीज़ हैं केरल का, केरल के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, वो आपको के नाम से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कासरगोड नाम की जगह है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सी जगह है? केसरगोड नाम का जो जगह है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसी का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे कन्नूर है, कन्नूर वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप देखिए उसी के जस्ट साउथ के अंदर में आपको 3rd नंबर पे ऊपर जो देखने के लिए मिलता है वो कोझिकोड है। वो कौन सा है स्टूडेंट? कोझिकोड है। कोझिकोड के अलावा आप देखिए कि फिर कोची है, फिर कोची का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके साउथ में 2 और के नाम से डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर एक कोट्टयम है और एक कोलम है। कोट्टयम और कोलम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द केरल, जिसका लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं इस तरीके से, कासरगोड है, कन्नूर है, इसके अलावा आप अगर हम बात करें कोझिकोड है, कोट्टयम है, कोलम है, इनसे रिगार्डिंग में कि नॉर्थ से साउथ में इनका डायरेक्शन है वो क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द केरल। केरल का जो मैप का जो स्ट्रक्चर है, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो आपको कौन से कंट्री के इक्वल देखने के लिए मिलता है? लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है चिली, लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है चिली, उसके इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा इसका जो मैप है वो। चिली के रिगार्डिंग में आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टूडेंट की जो चिली का जो एरिया है वो कम्प्लीटली चिली की तरह है। और चिली के अंदर आपको 3 जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलेंगी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली के अंदर डिफरेंट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ चिली के अंदर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और सदर्न पार्ट के अंदर डिफरेंट है इस तरीके से। तो दिस इज ऑल अबाउट द केरल के बारे में। जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ब्लास्ट का उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो कौन सा एक सेक्शन है क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग में जो जीसस के करीब अपने आप को मानते हैं स्टूडेंट, सेक्शन का नाम है योवोहा विटनेस है।
जो 19 सेंचुरी के समय स्टार्ट हुआ था यूएस के अंदर में, लेटर फॉर्म में इंडिया के अंदर भी आया वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो एनसीआर का रीजन है, एनसीआर के रीजन के अंदर में जो हमारी बसेज जो वहाँ पे रन करती हैं, उन बसेज के अंदर में जो BS3 का जो इंजन है, उस इंजन को यहाँ पे चेंज करने की बात की गई है, उसको बैन करने की बात की गई है कि अब प्रेजेंट समय में जो एनसीआर के एरिया के अंदर जो भी बस रन करे उसके अंदर में BS4 भारत स्टेज 4 नाम का जो इंजन है वो होना चाहिए। बेसिकली ये एमिशन को रोकने की रिगार्डिंग में है। जितनी भी बस वहाँ पे ऑपरेट होती हैं, जो बस का जो एरिया है उसके अंदर में वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो विजिट किए थे, उनके द्वारा एक कहा गया है कि मैक्सिमम बस हैं आज भी वहाँ पे भारत स्टेज जो 3rd है उसके ऊपर में ऑपरेट करती हैं। आप देखिए कि भारत स्टेज 6 है जो प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उसका मेन मोटिव यही है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो व्हीकल्स के अंदर से जो एमिशन रिलीज होता है उसको मिनिमाइज किया जा सके और क्लीनर एक फ्यूल है उसको यूज किया जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द भारत स्टेज के बारे में है। भारत स्टेज जो ये सिस्टम है इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो वोटर का जो एक्ट है, वोटर का जो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। लेटर फेज के अंदर में जो एयर का जो एक्ट है उसके थ्रू इसको ऐड किया गया। वाटर एंड एयर का जो एक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक्ट 1974 के समय में आया था, सेकेंड एक्ट आपको 1981 के समय देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो क्रिमिनल सेक्टर के रिगार्डिंग के जो 3 बिल्स हैं, 3 बिल्स कौन से हैं? जो हमारे ओल्डर इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको रिप्लेस करने के रिगार्डिंग में जो 3 कानून लाई गए हैं, भारतीय न्याय संहिता है, नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य जो एक्ट है, कानून है, इन तीनों को यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था, जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कुछ लोगों के द्वारा आर्टिकल 348 के थ्रू जो कंसर्न्स हैं उनको भी रेज किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेसिकली डिस्कस किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को अच्छे से जो टाइम है वो देना चाहिए, क्योंकि अभी इनको जो बिल्स हैं उनका जो कॉपी है वो रिसेंटली कुछ समय पहले ही उनको दिया गया, तो इसको अच्छे से वो एग्जामिन कर सके, क्योंकि इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम है, उसके पर्सपेक्टिव में एक इम्पोर्टेंट ये एक्ट होंगे। क्योंकि आप देखिए कि ब्रिटिश एरा के समय के जो हमारे IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट है उनको रिप्लेस करने वाले हैं, तो इनको डिटेल वे में डिस्कस करने का ज़रूरत है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो IPC है उसका ओरिजिन आपको कब देखने के लिए मिलता है? 1870 के समय में, बट उसको रिकम्ड किसके द्वारा किया गया था? आप देखिए कि 1833 के बारे में हमने डिस्कस किया है। 1833 का जो एक्ट है हमारा, उस एक्ट के थ्रू आप देखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था। गवर्नर जनरल, क्योंकि इंडिया का एकमात्र गवर्नर जनरल हो। इसके अलावा आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू में एक लॉ कमिश्नर जो है, लॉ कमीशन है, उसको भी यहाँ पे अपॉइंट करने की बात की गई थी। और मकोले नाम के जो पर्सन है, लॉर्ड मकोले, वो फर्स्ट जो लॉ कमिश्नर है वो बनते हैं, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था 1860 में। उसी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया। CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसका भी इन्फ्लुएंस आपको ब्रिटिश एरा के समय ही देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइम के बारे में बात की गई है, इनके मोर डिटेल वे में जो डिस्कशन डेलिब्रेशन उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि IPC के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। काफ़ी कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज किया गया था अलग अलग गवर्नमेंट्स के द्वारा में, उनको भी यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। जिसके अंदर सेडिशन का जो एक्ट है, जो मिनिमम आपको देखने के लिए मिलता है ये। इसके अलावा जो कंट्री के रिगार्डिंग में जो सेपरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, रिबेलियन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है IPC के अंदर में। जो अपग्रेडेड जो नया जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग में जो कानून है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे जो 3 जो इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज हैं उसके रिगार्डिंग में, उनका स्टडी के रिगार्डिंग में इसमें डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्पीकर के पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्पीकर की पोस्ट के बारे में यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है उसके बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्पीकर की जो पोस्ट का जो ओरिजिन है वो आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है? स्पीकर की पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर में जो हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था, ब्रिटेन के अंदर में जो हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बेसिकली एक ऐसा पर्सन हो जो बेसिकली किंग के साथ में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो पर्सनस हैं उनका जो विचार है उसको यहाँ पे कम्युनिकेट कर सके, स्पीक कर सके।
तो ऐसे एक पर्सन को स्पीकर है वो यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। मेडिवल हिस्ट्री का जो समय है उस समय की एरा की हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो पोस्ट है वो क्रिएट होती है लेटर फॉर्म में। यहाँ पे हाउस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में, हाउस के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में स्पीकर का जो पोस्ट है एक इम्पोर्टेंट पोस्ट के रूप में यहाँ पे इमर्ज हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीकर की इसी पोस्ट के बारे में बात किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो स्पीकर की पोस्ट ली गई है वो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी से हमने अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, या हमारे जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसके अंदर में। फर्स्ट स्पीकर आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं इंडियन, आपको फर्स्ट स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेंगे 1919 का जो कानून आता है उसके बाद में। आप देखिए कि विट्ठल भाई पटेल हैं वो पहले यहाँ पे स्पीकर बनते हैं उस समय में 1926 के समय वो वहाँ पे स्पीकर बनेंगे। कौन बनेंगे? विट्ठल भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल नहीं है। इनका नाम क्या है? विट्ठल भाई पटेल, ये आपको पता होना चाहिए। विट्ठल भाई पटेल उनका नाम है, वो पहले स्पीकर है वो वहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम स्पीकर के कंटेक्स्ट में प्रेजेंट समय की बात करें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो केस है उसको भी इन्होंने डिस्कस किया। महाराष्ट्र का जो स्पीकर है उसके केस के रिगार्डिंग में। इसके अलावा इन्होंने डिस्कस किया कि स्पीकर के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं जिसके अंदर रिगार्डिंग द मनी बिल है जो काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज किया जाता है। उनके कुछ ऐसे डिसीजंस है उसको भी इन्होंने यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो रेज किए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनको बोलने के लिए कम समय देना, उनको यहाँ पे प्रॉपर वे में समय समय पे उनको सस्पेंड करने की जो पावर है, क्योंकि हाउस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने का जो पावर किसको दिया गया है? स्पीकर को। स्पीकर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है हाउस के अंदर, जो डेकोरम है डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में। और तीन अलग अलग सोर्स हैं उसके पास में स्पीकर के रिगार्डिंग में। एक तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ही है। इसके अलावा जो हाउस के जो लॉ हैं, जो कानून हैं, जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है स्पीकर के लिए अपनी जो पावर्स है उनको एग्जीक्यूट करने के रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि जो इस हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, हाउस से निकाला जाता है या उनको सस्पेंड किया जाता है, वो हाउस के रूल्स के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। हाउस के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीकर। इंडिया के अंदर स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के रिगार्डिंग में एक कन्वेंशन भी है इंडिया के अंदर, स्पेशली जो लोकसभा है उसके अंदर में एक कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलता है कि डिप्टी स्पीकर मैक्सिममली जो अपोजिशन पार्टी है उससे यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, जिससे कि कंप्लीटली जो न्यूट्रलिटी है या जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे स्पीकर का जो पोस्ट है उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया है। ये बेसिकली हमारा जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है उन्हीं के मेंटर के रूप में काम करते हैं। तो इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में न्यूट्रलिटी होना चाहिए। इन सभी के बारे में इन्होंने इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया है। इसको आप अच्छे से रीड करना, काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इनके द्वारा बताए गए हैं इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट स्पीकर के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। 1992 का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में भी इन्होंने बात किया था। 1985 का 92 के समय उसका एक कानून आया था कियोतो हिलोहन, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया था इस एडिटोरियल के अंदर में। उसी के रिगार्डिंग में एक है कि जो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ पे सोलिसिटर जनरल से कंसल्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग होगा उससे पहले किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है उससे डील करना है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम स्टूडेंट सोलिसिटर जनरल के बारे में बात करें तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट लॉ ऑफिसर हैं, सेकंड जो लॉ ऑफिसर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट कौन है स्टूडेंट्स यहाँ पे? फर्स्ट हमारे यहाँ पे आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको आर्टिकल 76 के अंदर डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि क्या जो सोलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, इनको प्राइवेट वर्क करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स प्राइवेट वर्क ही बेसिकली कर सकते हैं बट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। इसके अलावा इसके उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये जो बेसिकली एंटी गवर्नमेंट कोई पर्सन है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई यहाँ पे डिफेंड कर रहा है तो उसको ये बेसिकली उनके द्वारा उस पर्सन को ये कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अपना प्राइवेट वर्क करने का इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। गवर्नमेंट के साथ ही ये यहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे। गवर्नमेंट जैसे ही डिजोल्व होगा, लोकसभा डिजोल्व होगा, इनका जो पोस्ट है वो भी डिजोल्व आपको देखने के लिए मिलता है। अटॉर्नी जनरल है, फिर उसके बाद में उनके सेकंड जो असिस्टेंट होते हैं सोलिसिटर जनरल हैं, और उसके बाद में आपको एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल 143 के थ्रू अगर यहाँ पे आप देखिए, आर्टिकल 143 के थ्रू जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो कंसल्टेशन का एक प्रोसेस है उसके अंडर में ये पार्लियामेंट का जो कोर्ट है उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट केसेज में गवर्नमेंट को डिफेंड किया जाता है इनके द्वारा, सोलिसिटर जनरल के द्वारा।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में कोर्ट जो स्टेट का जो पावर है, स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन देखने के लिए मिलता है, स्टेट के अंदर कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, तो स्टेट के अंदर आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा इसरो है, आईआईटी कानपुर है, इनका यहाँ पे हेल्प लिया जाएगा। जो सैंड माइनिंग है, इलीगल जो सैंड माइनिंग है, उससे यहाँ पे डील करने की रिगार्डिंग में, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए इसरो के द्वारा हो सकता है कि सैटेलाइट इमेज है, जो ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाए कि कहाँ पे जो सैंड माइनिंग है वो होती है, कैसे वो कौन सा रूट है उसको फॉलो करते हैं सैंड माइनर्स, उसके बारे में हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैक किया जाए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए कि सैंड बेसिकली किसका पार्ट है, सैंड क्या माइनर मिनरल है, सैंड क्या मेजर मिनरल है, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सैंड क्या है, सैंड क्या मेजर मिनरल है या माइनर है। अब आपको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए, मेजर एंड माइनर का क्या डिफरेंस है, मेजर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या माइनर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, आर्टिकल 297 क्या है, आर्टिकल 297 क्या है, ये 2-3 पॉइंट्स है। एक बार 2019 का प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये मेजर एंड माइनर मिनरल से रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस और वेनेजुएला के बारे में है, यूएस के द्वारा लिटिल बिट जो यहाँ पे सैंक्शंस थे उनको यहाँ पे रिलैक्स किया गया है। वेनेजुएला की रिगार्डिंग में आप देखिए कि वेनेजुएला के अंदर में 2019 के समय काफ़ी बड़ा क्राइसिस का एक समय रहा था वेनेजुएला के अंदर में। आपको यहाँ पे वेनेजुएला का जो लोकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए ये हमारा लैटिन अमेरिका है, सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे आपको जो वेनेजुएला है वो देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे वेनेजुएला देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके नियर बाई कंट्रीज के बारे में बात करें तो आप देखिए कि इसके सदर्न पार्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है, ब्राज़ील सिचुएटेड है। आप इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर आपको जो कोलंबिया नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कोलंबिया है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको गुयाना नाम का जो कंट्री है, गुयाना नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। और इसी वेनेजुएला के पास में एक जो आइलैंड है जिसको हम त्रिनिदाद एंड टोबैगो के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट त्रिनिदाद के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है, 24 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो रामलीला है वो भी सेलिब्रेट की गई है, कि इंडियन लेबरर्स को जब वहाँ पे ब्रिटिश एरा के समय सेंड किया गया था तो उनके द्वारा अपनी जो रामलीला है, जो रामलीला का फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको काफ़ी पॉपुलर देखने के लिए मिलता है। उसको यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेनेजुएला का लोकेशन है, यूएस और वेनेजुएला के रिगार्डिंग में है कि वहाँ पे आने वाले समय में जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराई जाएंगी, जो भी पर्सन्स वहाँ पे पावर के अंदर में आए हैं। नेक्स्ट आप देखिए बांग्लादेश के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है 1971 का, उस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर जो पर्सन्स हैं, इंडियन जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी यहाँ पे मेमोरियल के अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन पार्टी के एक लीडर हैं उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है मर्डर का। इसके अलावा आप देखिए कि मोहम्मद यूनिस जो माइक्रो फाइनेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको मोहम्मद तो बांग्लादेश के जो पर्सन है जो नोबल ल्यूरेट है मोहम्मद यूनिस, उनको भी यहाँ पे बेसिकली उनके अगेंस्ट में जो चार्ज है वो लगाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोबल जो प्राइज है उनको दिया गया है इकोनॉमिक्स के सेक्टर के अंदर में। सॉरी स्टूडेंट्स, लिटिल बिट जो वॉइस है वो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोलोमन आइलैंड के बारे में है, सोलोमन आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सपोज कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे हमने जो कोरल सी आपको देखने के लिए मिलता है, ये जो एरिया है वो क्या है, कोरल सी है। कोरल सी का ही जो पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। आप देखिए यूएस के द्वारा अपना जो एम्बेसी है उसको भी ओपन किया गया था सोलोमन आइलैंड के अंदर में। ये बेसिकली सोलोमन आइलैंड है। सोलोमन आइलैंड के अंदर चाइना है, उसका भी अपना जो डोमिनेशन है, उनकी एक बेसिकली जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है। तो यूएस और चाइना का कन्फ्लिक्ट इस सोलोमन आइलैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सोलोमन आइलैंड का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी एक आइलैंड सिचुएटेड है, उसका नाम है वेनुआतू। वेनुआतू आइलैंड सितंबर मंथ के समय भी न्यूज़ के अंदर में था। और आप देखिए कि इसी के सदर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको जो कौन सा देखने के लिए मिलता है, फिजी जो है, फिजी नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी एरिया के अंदर में।
तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ये जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसके वेस्टर्न साइड के अंदर ये सिचुएटेड है। इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड के अंदर सिचुएटेड है। सोलोमन आइलैंड है, वेनुआतू है एंड फिजी आइलैंड है जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे टर्की के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि टर्की के जो 100 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। हमारा जो कुतुब मीनार है उसके अंदर टर्की का जो फ्लैग है वो लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात डिस्कस ये की गई है कि जो जनवरी का जो मंथ है 2023 का जो जनवरी है जिसके अंदर टर्की एंड सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके बिहाइंड का रीजन क्या है। तो बिहाइंड का रीजन यही है स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो फॉल्ट लाइन है वो क्रिएट हुआ। फॉल्ट लाइन के अंदर में जो डिस्टर्बेंस आने की वजह से इस तरीके का जो अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला था टर्की के अंदर में। और आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन जो दोस्त है वो लॉन्च किया गया था। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन दोस्त है उसको लॉन्च किया गया था, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्की। टर्की का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। टर्की के द्वारा 2022 के समय अपना जो नाम है तुर्कई नाम भी किया गया, ओल्ड उसका नाम हुआ करता था। सोलोमन आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया। बांग्लादेश के अंदर जैसे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में कैसे केसेस हैं वो उसकी जो न्यूज़ हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो नोबल ल्यूरेट हुआ करते थे माइक्रो फाइनेंस के, उनको अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो केस हैं वो लगाए गए हैं, जिनका एक ग्रामीण बैंक है जिसके थ्रू अनबैंक एरिया के जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनके द्वारा लाया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज डिस्कशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।